मिडिल ईस्ट में सीज फायर हो और बमबारी रुक जाए, ऐसा विरले ही होता है। अमेरिका, ईरान, इजराइल की जंग में भी ऐसा ही हो रहा है। इजराइल लेबनान पर टूट पड़ा है। हमलों में एक ही दिन में 250 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, 1000 से ज्यादा लोग घायल हैं। उधर अमेरिका और ईरान में वायदे क्या हुए हैं ये उन्हें खुद नहीं पता। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, इस तर्ज पर समझौते के एक दो नहीं बल्कि तीन तीन मसौदे तैर रहे हैं। किसी को नहीं पता कि डील आखिर किन शर्तों पर पक्की हुई थी। होर्मुज स्ट्रेट का हाल तो यह है कि वो खुला है, बंद है या बस आधा खुला है, कुछ भी क्लियर नहीं है। तो क्या ये सीज फायर शुरू होते ही तार-तार हो गया? लेबनान पर इजराइल के हमलों के पीछे क्या प्लान है, क्या मंसूबा है इजराइल का? आज इन्हीं सब पर बात करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम है अंकुर और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Rajnigandha, Saluja Gold and Candid. 8 अप्रैल लेबनान के लिए इस जंग का सबसे खौफनाक दिन था। इस दिन इजराइल ने 100 से ज़्यादा ठिकानों पर बमबारी की। एक ही दिन में 250 से ज़्यादा लोग मारे गए और 1000 से ज़्यादा घायल हुए। लेबनान में राष्ट्रीय शोक का ऐलान हुआ है, सरकारी दफ्तर बंद हैं और झंडे झुका दिए गए हैं। हमलों का यह सिलसिला 9 अप्रैल को भी नहीं थमा। राजधानी बेरूत और दक्षिणी लेबनान के शहरों पर बमबारी की खबरें आ रही हैं। इजरायली सेना का दावा है कि उसने हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम के भतीजे को मार गिराया है, जो उनका पर्सनल सेक्रेटरी भी था। इसके अलावा उसने दक्षिणी लेबनान की नदियों के कई क्रॉसिंग्स को, कई पुलों को भी तबाह कर दिया है। उसका आरोप है कि हिजबुल्लाह इन पुलों का इस्तेमाल हथियारों की सप्लाई के लिए करता है। हिजबुल्लाह से इजराइल की लड़ाई एक तरफ है, लेकिन ज़्यादातर हमले घनी आबादी वाले इलाकों में हुए हैं। हमले से पहले आम लोगों को इलाका खाली करने के लिए कोई वार्निंग भी नहीं मिली थी। रात भर रेस्क्यू वर्कर्स मलबे में दबे जिंदा लोगों को तलाशते रहे। आम लोगों की ज़बानी सुनिए। मुझे समझ नहीं आ रहा उन्होंने यहाँ बम क्यों गिराए। ये रिहायशी इलाका है, शियाओं से जुड़ा नहीं। यहाँ ज्यादातर सुन्नी रहते हैं। हमारा इन सब से कोई लेना देना नहीं है। इससे डर बैठ गया है, खासकर बच्चों में। हमने कभी नहीं सोचा था कि वो बिना किसी वार्निंग के अचानक ऐसे हमला कर देंगे। इतनी तबाही के बावजूद इजराइल रुकने के मूड में नहीं है। उसका कहना है कि वो हिजबुल्लाह को निहत्ता करके ही मानेगा। हिजबुल्लाह को निहत्था करना हमारा मुख्य लक्ष्य है और इजरायली सेना इसके लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। ये मकसद जंग से पहले भी था और अब भी है। हमारे हमलों का मकसद हिजबुल्लाह को कमजोर करना और उसके हथियारों को छीनना है। हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। हिजबुल्लाह ने भी पलटवार शुरू कर दिए हैं। पहले उसने कहा था कि वो अमेरिका ईरान सीज फायर को मानते हुए इजराइल पर हमले रोकेगा, लेकिन 9 अप्रैल की सुबह उसने वापस अपना इरादा बदल दिया और इजराइल के अंदर एक हमला किया। दक्षिणी लेबनान में मौजूद इजरायली सेना पर भी 2 बार रॉकेट हमले किए। तो क्या इजराइल के हमलों ने सीज फायर की शुरुआत के साथ ही उसे तार-तार करने की जमीन तैयार कर दी है? फिलहाल तो जवाब हाँ ही लग रहा है। अमेरिका और ईरान दोनों ही एक दूसरे पर समझौते की शर्तें तोड़ने का इल्जाम लगा रहे हैं। ट्रंप ने 8 अप्रैल को कहा कि जब तक कोई रियल अग्रीमेंट नहीं हो जाता तब तक अमेरिका के सारे जहाज, लड़ाकू विमान, हथियार और सैनिक ईरान के अंदर और उसके आसपास अपनी पोजीशन पर डटे रहेंगे। अगर किसी वजह से डील नहीं होती है, जिसके चांस बहुत कम है, तो फिर से गोलीबारी शुरू हो जाएगी। इस बीच हमारी महान सेना रसद हथियार जुटा रही है, थोड़ा आराम कर रही है और सच कहूं तो अपनी अगली फतह की ओर देख रही है, ऐसा ट्रंप का कहना है। तो अब ये रियल अग्रीमेंट क्या है, किसी को नहीं पता। ईरान और पाकिस्तान का दावा है कि इस सीज फायर में लेबनान भी शामिल था, लेकिन इजराइल के हमलों के बाद ट्रंप बोले लेबनान की लड़ाई एक अलग झड़प है, वो इस डील का हिस्सा नहीं है। इस कंफ्यूजन पर अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस का भी एक बयान आया है। वेंस ने कहा है कि ये ईरान की एक जायज़ गलतफहमी है। ईरानियों को लगा कि सीज फायर में लेबनान शामिल है, जबकि ऐसा नहीं था। हमने ऐसा कोई वादा नहीं किया। देखिए, अगर ईरान लेबनान के मुद्दे पर यह बातचीत तोड़ना चाहता है, जिससे उसका कोई वास्ता नहीं और जो कभी सीज फायर का हिस्सा था ही नहीं, तो ये उनकी मर्जी है। हमें बेवकूफ़ी लगती है, लेकिन फैसला उनका है। ईरान इस दावे से मुकर रहा है। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकिर गालिबाफ ने इल्ज़ाम लगाया है कि अमेरिका और इजराइल ने बातचीत शुरू होने से पहले ही 3 अहम शर्तें तोड़ दी हैं।
उनका आरोप है कि लेबनान को सीज फायर से बाहर रखा गया, फार्स प्रांत के लार शहर में एक ड्रोन भेजा गया जो शर्तों का उल्लंघन है, अमेरिका ईरान के यूरेनियम संवर्धन यानी एनरिचमेंट के हक से मुकर रहा है। खलीवफ ने कहा कि इन उल्लंघनों के बाद अब द्विपक्षीय बातचीत करना बेमानी और अतार्किक है, इलॉजिकल है। ईरान की फार्स न्यूज़ एजेंसी ने खबर दी है कि IRGC ने इन उल्लंघनों के जवाब में होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले तेल टैंकर्स को फिर से रोक दिया है। व्हाइट हाउस ने इस खबर को, इस दावे को झूठा बताया। तो सच्चाई क्या है? होर्मुज खुला है या नहीं? फ्रांस की मरीन ट्रैकिंग कंपनी AXS मरीन के मुताबिक 8 अप्रैल को होर्मुज से सिर्फ 5 जहाज गुजरे, 4 ईरानी और 1 ग्रीक। विश्व व्यापार संगठन WTO के मुताबिक ईरान से जंग शुरू होने से पहले होर्मुज से रोजाना 138 जहाज गुजरते थे। खाड़ी में अभी भी सैकड़ों जहाज फंसे हुए हैं। 400 से ज्यादा तेल टैंकर्स, 34 LPG टैंकर और करीब 19 LNG जहाज हैं जिन्हें आगे बढ़ने का इंतजार है। कंपनी का कहना है कि जब तक ईरान की सेना से मंजूरी लेने वाली शर्त लागू है, इसे खुला रास्ता तो कहा नहीं जा सकता। अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वैंस ने भी चेतावनी दोहराई है कि अगर ईरान होर्मुज खोलने का अपना वादा नहीं निभाता तो ये सीज फायर तुरंत खत्म कर दिया जाएगा। इस बीच कच्चे तेल की कीमत 3.1% उछलकर $97.7 प्रति बैरल पर पहुंच गई है। सारी गलतफहमियां उस 10 पॉइंट प्लान को लेकर हैं जिस पर ट्रंप ने हामी भरी थी। अमेरिका में खुद ट्रंप टीम पर सवाल उठ रहे हैं कि जो प्लान अमेरिकी नजरिए से तर्कसंगत ही नहीं है, उस पर सीज फायर कैसे कर लिया। डैमेज कंट्रोल करते हुए JD वैंस ने ईरान के 10 पॉइंट प्लान का मजाक उड़ाया और दावा किया कि ईरान ने इसके 3 अलग अलग वर्जन्स भेजे थे। पहला वर्जन वैंस के मुताबिक पहला ड्राफ्ट किसी बेवकूफ़ ने शायद ChatGPT से लिखवाकर अमेरिका को भेजा था, जिसे तुरंत रिजेक्ट कर दिया गया। दूसरा वर्जन वैंस के मुताबिक समझदारी भरा था। ट्रंप ने अपने पोस्ट में इसी वर्जन को व्यावहारिक बताया था, वर्केबल बताया था। तीसरा वर्जन वैंस का दावा है कि सोशल मीडिया पर जो तीसरा वर्जन तैर रहा है उसमें ईरान ने अपनी डिमांड्स और भी ज़्यादा बढ़ा दी हैं और मैक्सिमलिस्ट कर दी हैं। खुद ट्रंप भी अपनी बातों में उलझे हुए हैं। अमेरिका में 7 अप्रैल की रात जब हो रही थी तब उन्होंने कहा कि ईरान के 10 पॉइंट प्लान को उन्होंने वर्केबल बताया, व्यावहारिक बताया था। लेकिन 8 अप्रैल की सुबह जब ट्रंप सोकर उठे तो कहने लगे कि डील अमेरिका के 15 पॉइंट प्लान पर हुई है, जिसमें 0 एनरिचमेंट और 440 किलो यूरेनियम जो ईरान में पड़ा हुआ है उसकी परमाणु ठिकानों पर, उसको सौंपने की बात है। हद तो यह है कि ईरान ने भी अपने बयान के 2 अलग अलग पर्चे छपवाए हैं। फारसी वाले बयान में यूरेनियम एनरिचमेंट का हक शामिल है, लेकिन अंग्रेजी वाले वर्जन से ये लाइन गायब है। कंफ्यूजन जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे पाकिस्तान पर भी सवाल उठ रहे हैं। क्या पाकिस्तान ने ही ईरान के प्रस्ताव में फेरबदल कर दोनों पक्षों को अलग अलग मसौदा थमाया? ऐसे सवाल उठ रहे हैं। पाकिस्तान के रोल को लेकर एक और खबर है। ब्रिटिश अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने एक रिपोर्ट छापी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान कोई निष्पक्ष मध्यस्थ नहीं था। असल में ट्रंप तेल के बढ़ते दाम और ईरान के टिके रहने से घबराए हुए थे। व्हाइट हाउस ने पाकिस्तान को मोहरा बनाकर ईरान को डील के लिए राजी करवाने का काम सौंपा था। अमेरिका और पाकिस्तान को लगा था कि ईरान अमेरिका की तरफ से आए किसी प्रस्ताव को तब ज्यादा आसानी से मान लेगा जब वो किसी ऐसे पड़ोसी मुस्लिम बहुल देश के जरिए आए जिसने पूरी जंग के दौरान खुद को न्यूट्रल दिखाया हो। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर इस प्लान के तहत मैसेंजर का काम कर रहे थे, लेकिन इस जल्दबाजी में पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ ने एक्स पर एक बड़ी गलती कर दी। उन्होंने व्हाइट हाउस के से पास होकर जो ड्राफ्ट आया था उसको बिना पढ़े कॉपी पेस्ट कर दिया, जिसके ऊपर लिखा था ड्राफ्ट पाकिस्तान PM मैसेज ऑन X। अंदर खाने की खबर यह भी है कि ईरान की IRGC इस सीज फायर के खिलाफ थी। वो होर्मुज का कंट्रोल नहीं छोड़ना चाहते थे। बातचीत को पटरी से उतारने के लिए ही ईरान ने ऐन मौके पर सऊदी अरब के जुबैल में ड्रोन हमला किया। इस पर पाकिस्तान ने ईरान को चेतावनी दी कि वो अलग थलग पड़ जाएगा। तब जाकर ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियन इस्लामाबाद में बातचीत के लिए राजी हुए। कंफ्यूजन से भरी इस डील का तगड़ा साइड इफेक्ट इजराइल की अंदरूनी राजनीति पर पड़ रहा है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक इस सीज फायर ने अमेरिका और इजराइल की पार्टनरशिप पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कहा जा रहा है कि ट्रंप ने ईरान से सुलह कर ली और अपने सबसे खास दोस्त नेतन्याहू को पूरी तरह किनारे लगा दिया। सीज फायर में इजराइल की भूमिका महज एक फोन कॉल तक समेट दी गई। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर सीज फायर का ऐलान करने से चंद मिनट पहले नेतन्याहू को फोन मिलाया और अपना फरमान सुना दिया। इससे इजरायली सरकार बुरी तरह तिलमिलाई हुई है। एक सीनियर इजरायली अफसर ने अखबार से कहा, हम इस डील में साझेदार नहीं थे, हमें महज एक फुट नोट बना दिया गया। सबसे अहम स्टेक होल्डर को बाहर रखकर मिडिल ईस्ट की सुरक्षा पर बात करना एक धोखा है। नेतन्याहू सरकार के धुर दक्षिणपंथी मंत्रियों का मानना है कि अमेरिका होर्मुज स्ट्रेट बंद होने की धमकी से घबरा गया और उसने ईरान के सामने
घुटने टेक दिए। उधर विपक्षी नेता यायर लैपिड ने इस डील को स्ट्रैटेजिक डिजास्टर करार दिया है। लैपिड का कहना है कि नेतन्याहू अपना रसूख खो चुके हैं और अमेरिका अब उनकी नहीं सुनता। चौतरफा घिरे नेतन्याहू को अब डैमेज कंट्रोल के लिए सफाई देनी पड़ रही है। हमारे लक्ष्य अभी बाकी हैं जिन्हें हम हर हाल में हासिल करेंगे, चाहे समझौते से या फिर से जंग लड़कर। हम किसी भी वक्त युद्ध में लौटने को तैयार हैं। हमारी उंगली ट्रिगर पर ही है। इजराइल में अमेरिका से इतर पाकिस्तान के रोल को लेकर भी संशय है। भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड टीएमटी बार्स। सलूजा गोल्ड टीएमटी। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू, मजबूती सब कुछ है। भारत में इजराइल के राजदूत रूबेन अजार ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में कहा, पाकिस्तान विश्वसनीय मध्यस्थ नहीं है। हम पाकिस्तान को एक भरोसेमंद खिलाड़ी नहीं मानते। अमेरिका ने अपने रणनीतिक कारणों से पाकिस्तान का इस्तेमाल किया है। हमने अतीत में भी देखा है कि कैसे अमेरिका ने हमास से डील करने के लिए कतर और तुर्की जैसे प्रॉब्लमेटिक देशों का इस्तेमाल किया था। हालांकि अजार ने यह भी कहा कि इजराइल के लिए अहम यह है कि नतीजों के मामले में वो अमेरिका के साथ तालमेल बिठा कर चले। तो क्या ऐसा है कि तालमेल में कमी की वजह से जो खींच पनप रही है, जो बेइज्जती हो रही है, क्या उसका बदला लेने के लिए इजराइल ने लेबनान को एक तरह से पंचिंग बैग बना लिया है? इजराइल के मकसद क्या है? वो लेबनान में हिजबुल्लाह और ईरान से लड़ाई को दो अलग अलग फ्रंट्स, दो अलग अलग मोर्चों के तौर पर क्यों पेश कर रहा है? उसकी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी क्या है? नेतन्याहू की पॉलिटिकल डिफिकल्टीज बढ़ गई हैं काफ़ी, क्योंकि नेतन्याहू ने ये दिखाने की कोशिश की थी इजरायली पब्लिक को कि देखो, मैं ईरान को तबाह कर दूंगा, बस एक अटैक होगा, उसके बाद से ये ईरान की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जो इजरायली पब्लिक के दिमाग पे काफ़ी हावी है ये प्रॉब्लम पिछले 10-15-20 साल से, क्योंकि एक तो ये उनको लगता है कि ईरान में ये बातें होती रहती हैं कि इसराइल हमारा दुश्मन है। दूसरा, उनको लगता है कि हिजबुल्लाह की भी जड़ असल में ईरान से है, उसको सपोर्ट वहीं से मिलता है, और उनको हिजबुल्लाह से भी डर लगता है, क्योंकि हिजबुल्लाह और इसराइल की कम से कम पिछले 40 साल से लड़ाई चल रही है, 45 साल से, 1982 से। तो अब नेतन्याहू को लगता है कि अमेरिका ने तो रुकवा दिया ईरान पे हमले, तो अब वो दिखाना चाहते हैं अपनी पब्लिक को कि देखो, मैंने वहाँ पे चाहे हासिल की हो नहीं जीत, पर मैं हिजबुल्लाह को ठीक कर रहा हूँ। क्योंकि वरना उनकी जो ऑपोजिशन वाले हैं, उन्होंने ये उठाना शुरू कर दिया सवाल कि आप ना तो ईरान को तबाह कर पाए, हटा पाए, रजीम तख्ता पलट नहीं हो पाया, और ना आप हिजबुल्लाह को कर पाए। आपने हिजबुल्लाह को भी क्लेम किया था कि हिजबुल्लाह खत्म हो चुका, पर हिजबुल्लाह जो है वो लगातार लगातार तो नहीं, पर जब से ये ईरान का फिर से जंग शुरू हुई तब से वो बमबारी कर रहा है हम पे, और तो आप एक भी जो हमारा बड़ा दुश्मन था उसको निपटा नहीं पाए। गाजा में भी हमास खत्म नहीं हो पाया, तो वो दिखा रहे हैं कि देखो, मैंने 50% से ज्यादा 60% गाजा ऑक्यूपाई कर लिया है। देखो, मैंने लेबनान पे भी देखो कैसी बमबारी की, कैसे उनकी जमीन भी हथिया ली है काफी सारी। तो इस वजह से वो कर रहे हैं, वो दिखाना चाहते हैं पब्लिक को अपनी कि जो इलेक्शन आने वाला है उनका अक्टूबर नवंबर में इस साल, कुछ अपना हासिल वसूल दिखाना चाहते हैं। व्हाइट हाउस ने कंफर्म कर दिया है कि इसी 11 अप्रैल से पाकिस्तान के इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच आमने सामने की इन पर्सन नेगोशिएशन शुरू होगी। अमेरिका की तरफ से डेलीगेशन को लीड करेंगे उपराष्ट्रपति जेडी वैंस। उनके साथ होंगे ट्रंप के खास दूत स्टीव विटकॉफ और दामाद जेरेड कुशनर। ईरान की ओर से कौन बैठेगा? अमेरिकी और इजरायली बमबारी में ईरान की टॉप लीडरशिप का सफाया हो चुका है लगभग। ऐसे में कयास हैं कि ईरान इन 3 में से अपने प्रतिनिधि चुन सकता है। पहले हैं मोहम्मद बाकिर गालिबाफ, संसद के स्पीकर, पूर्व IRGC कमांडर। माना जा रहा है कि यही ईरानी डेलीगेशन को लीड करेंगे। दूसरे हैं अब्बास अराक्ची, विदेश मंत्री। 2015 की ईरान न्यूक्लियर डील में इनकी अहम भूमिका थी जो बराक ओबामा के कार्यकाल में हुई थी। पश्चिमी देशों से बातचीत करने में माहिर माने जाते हैं। मसूद पेजेश्कियन, राष्ट्रपति, इनकी भी भूमिका हो सकती है। पेशे से सर्जन हैं और देश के राष्ट्रपति हैं। पेजेश्कियन ईरान के दूसरे सबसे बड़े नेता हैं और सुधारवादी माने जाते हैं, लिबरल माने जाते हैं। अब देखना यह है कि क्या दोनों पक्ष असहमतियां मिटाकर कोई पीस डील, कोई पक्का समझौता निकाल पाएंगे। सीज फायर के पहले और दूसरे दिन के हालात से क्या अंदाजा लगाया जा सकता है? जानकारों को सुनिए। देखिए, इस वक्त कहना मुश्किल है, क्योंकि दोनों बल्कि मैं कहूँगा तीनों मामलों में अभी मामला अटका हुआ है कि क्या ईरान गिव अप करेगा अपना न्यूक्लियर एनरिचमेंट, दूसरा जो ऑलरेडी एनरिच्ड मटेरियल है वो देगा या नहीं, तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट इशू है इस वक्त कि वो हॉर्मूज पे टोल बूथ लगाएगा या हॉर्मूज को
वापस अपनी पुरानी हालत में ले आएगा जंग से पहले, क्योंकि ईरान के लिए वो बहुत ज़रूरी है हॉर्मुज़ को कंट्रोल करना, और अमेरिका की रेपुटेशन के लिए बहुत ज़रूरी है उसको खुलवाना। और फिर चौथा मामला ये लेबनान का भी खुल चुका है कि सीज फायर लेबनान में अप्लाई हो रहा है कि नहीं। तो कई सारे मामले हैं, न्यूक्लियर लेबनान का सीज फायर, फिर रेपरेशंस का भी मामला है कि ईरान को कुछ मुआवजा दिया जाएगा, ईरान के ऊपर से सैंक्शन हटाए जाएंगे कि नहीं। तो इनमें से किसी भी मामले पे रुक सकता है। हालांकि दोनों तरफ चाहती हैं कि सीज फायर हो जाए, ट्रंप भी चाहते हैं सीज फायर हो जाए क्योंकि ऑयल की प्राइस बढ़ रही है, उनका बेस उनसे हट रहा है, टूट रहा है, और अमेरिका की पब्लिक नाराज है। और इलेक्शन होने वाला है अमेरिका में भी नवंबर में, इस साल पहले हफ्ते में। तो ट्रंप भी चाहते हैं कि नहीं, आगे बढ़े जंग। ईरान भी इसी तरह से बहुत नुकसान खा चुका है और ईरान अब रिकवर करना चाहता है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा हो सकता है न्यूक्लियर वेपन्स के लिए दौड़ लगाना चाहता है। तो ईरान भी इस वक्त चाहता है, पर ईरान जो है वो लेबनान को अबेंडन नहीं कर सकता, उनको छोड़ नहीं सकता, क्योंकि हिजबुल्लाह लड़ा ही ईरान के लिए है इस बार। हालांकि उसकी हालत काफ़ी पतली थी, तो अगर ईरान उसको अबेंडन कर देगा तो फिर वो ताल्लुक पूरा ख़त्म हो जाएगा। बल्कि ये भी हो सकता है कि हिजबुल्लाह ही ख़त्म हो जाए, क्योंकि लोकल पब्लिक भी बहुत नाराज़ है लेबनान की, जो बाकी कम्युनिटीज़ हैं सुन्नी और क्रिश्चियन, तो वो हिजबुल्लाह के ऊपर चढ़ जाएंगी। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। बड़ी खबर यहीं तक, अब सुर्खियों की बारी। अमेरिका में फौज भर्ती के नियम बदलने जा रहे हैं। अब 18 साल के होते ही सभी पुरुषों का मिलिट्री ड्राफ्ट में ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। मिलिट्री ड्राफ्ट उन पुरुषों की लिस्ट होती है जिन्हें सेना के लिए इमरजेंसी रिजर्व में रखा जाता है, यानी युद्ध या संकट के समय कभी भी उन्हें मिलिट्री सर्विस के लिए बुलाया जा सकता है। आखिरी बार वियतनाम युद्ध के समय इस मिलिट्री ड्राफ्ट से लोगों को बुलाया गया था। न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सरकार दिसंबर 2026 से ये नया नियम लागू करने जा रही है। इसके तहत सिलेक्टिव सर्विस सिस्टम, जो मिलिट्री ड्राफ्ट के लोगों का पूरा रिकॉर्ड रखने वाली एजेंसी है, वो सरकारी रिकॉर्ड में मौजूद डिटेल्स निकाल कर खुद ही तय कर लेगी कि कौन कौन इस लिस्ट के लिए एलिजिबल है। फिर अपने आप उनका नाम इसमें जोड़ दिया जाएगा। एजेंसी ने 30 मार्च को ही नियम बदलने का प्रस्ताव दे दिया है। जानने वाली एक बात यह भी है कि अमेरिका में 18 से 25 साल के सभी पुरुषों के लिए मिलिट्री ड्राफ्ट में नाम जुड़वाना अनिवार्य होता है। ऐसा न करने पर जुर्माने और 5 साल तक की जेल भी हो सकती है। लेकिन सरकार के हाल के आंकड़ों में पता चलता है कि रजिस्ट्रेशन कराने वाले पुरुषों की संख्या में लगातार कमी आई है। इसके बाद सरकार ने इसे ऑटोमेटिक बनाने का फैसला लिया है। अगली खबर नेपाल से, जहां पूर्व प्रधानमंत्रियों से लेकर कई हाई प्रोफाइल लोगों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। पहले पूर्व पीएम केपी ओली और उनके कुछ मंत्रियों को गिरफ्तार किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 9 मार्च को उन्हें रिहा किया गया। अब नेपाल के एक और पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। उनकी पत्नी और पूर्व विदेश मंत्री आरजू राणा देउबा के खिलाफ भी वारंट जारी हुआ है। नेपाली मीडिया द काठमांडू पोस्ट के मुताबिक देउबा और उनकी पत्नी के खिलाफ एक मनी लॉन्ड्रिंग केस में जांच चल रही है। इस मामले में नेपाल की सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी DMLI ने देउबा और उनके परिवार के नाम पर रजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज को फ्रीज कर दिया है। साथ ही शेर बहादुर देउबा और उनकी पत्नी को भगोड़ा घोषित कर दिया गया है, क्योंकि दोनों अभी विदेश में हैं। इसके अलावा रिपोर्ट में बताया गया है कि गृह मंत्रालय दोनों के खिलाफ इंटरपोल नोटिस जारी कराने की तैयारी कर रहा है, जिससे उन्हें विदेश से वापस लाया जा सके। शेर देव बहादुर देउबा का रिएक्शन भी आया है। उन्होंने आरोपों को खारिज किया है, कहा है कि परिवार की संपत्ति को लेकर उनके खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। बताया है उन्होंने कि फिलहाल वो इलाज के लिए विदेश में है और किसी वजह से नहीं। रिमाइंड करा दें कि नेपाल में बालेन शाह के नेतृत्व में नई सरकार आने के बाद से ही हाई प्रोफाइल लोगों के खिलाफ एक्शन जारी है। पिछले महीने केपी शर्मा ओली और पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक को गिरफ्तार किया गया था। उन पर सितंबर 2025 में हुए भ्रष्टाचार विरोधी प्रदर्शनों की बलपूर्वक दबाने की कोशिश करने का आरोप था। इसके अलावा पूर्व ऊर्जा मंत्री दीपक खड़का और काठमांडू के पूर्व मुख्य जिलाधिकारी की भी गिरफ्तारियां हुई थी। आज का दुनियादारी यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया। शुभ रात्रि।